नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार अनुस्वार मंच से आज आपके सामने हूँ और मेरे साथ हैं अलंकार रस्तोगी, उभरते हुए व्यंग्यकार जिनमें बहुत प्रतिभा है, क्षमताएं हैं और समय है। तो आज देखते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई और किस ओर जा रही है। नमस्कार अलंकार जी, स्वागत है। नमस्कार संजीव जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने आज मुझे यह अवसर दिया। तो जब साहित्यिक यात्रा की बात शुरू करते हैं तो ये देखते हैं कि चले कहाँ से थे। तो इससे पहला प्रश्न यही है कि आपका साहित्यिक लेखन का जो काम है या जो रुचि है, कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से हुई? देखिए, साहित्यिक अगर लेखन की मैं बात करूं तो मैं विशेष रूप से व्यंग्यकार हूं और व्यंग्य से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं अपनी व्यंग्य के प्रति रुझान की बात करता हूं। छोटा था तो घर में मनोरमा गृह शोभा जैसी पत्रिकाएं आया करती थी जी। तो उसमें वैसे तो ये पत्रिकाएं महिलाओं के लिए है, इससे एक पुरुष का और विशेषकर एक छोटे बालक का कोई इसमें प्रतिभागिता नहीं होती है। लेकिन चूंकि उसमें केपी सक्सेना साहब के व्यंग्य स्तंभ निकला करते थे और मैं कभी अगर पन्ने पलटते समय उनके व्यंग्य देख लेता था तो मैं उन व्यंग्य को काट करके रख लेता था और उन्हीं व्यंग्य से ही शायद मुझे ये व्यंग्य लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। और आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उसी शहर का निवासी हूँ जहाँ केपी साहब ने व्यंग्य के लिए अपना योगदान दिया। तो एक ये यात्रा हमारी ये कह सकते हैं कि केपी साहब के व्यंग्य लेख पढ़ करके प्रारंभ हुई और ये यात्रा अनवरत जारी। बहुत सुंदर। तो आपकी पहली रचना क्या थी, कविता या व्यंग्य या कहानी? मेरी पहली रचना न व्यंग्य थी न कहानी थी, जासूसी कहानी थी। और आपको बड़ा मजेदार ये बात लगेगी कि वैसे तो मैं व्यंग्य लिखता हूँ, व्यंग्य कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो खाली पीरियड में मैंने एक व्यंग्य कथा लिखी थी। और व्यंग्य कथा नहीं, जासूसी कहानी लिखी थी मैंने। और ये जासूसी कहानी बहुत अच्छी खासी लंबी कहानी थी। अच्छा। और लघु उपन्यास कह सकते हैं उसे? जी सर, लघु उपन्यास कह सकते हैं। हाँ हाँ, लघु उपन्यास नहीं, उस समय के जो उम्र होती है उसमें लघु उपन्यास शब्द शायद उतना ज्यादा प्रासंगिक नहीं होता है, लेकिन एक हाँ अच्छी खासी लंबी कहानी जरूर थी। और मजे की बात ये हुई कि जैसे मैं लिख रहा था और खाली पीरियड था, उसके बाद और बगल बगल के जो भी मेरे क्लास के बच्चे थे और जैसे ही टीचर क्लास में आए उन्होंने शिकायत भी अच्छा। कर दी कि आप भी छीन करके वो कॉपी भी छीन के और टीचर को दे दी। मुझे यकीन था कि अच्छी खासी डांट पड़ेगी और मार भी पड़ेगी, लेकिन ये सौभाग्य रहा मेरा कि जब उन्होंने मेरी कहानी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कुछ अच्छा और कुछ अलग लिखने का प्रयास किया है और अगर ये तुम्हारे अंदर ये योग्यता है तो इसको आगे ले जाओ और अच्छा लिखो। और तो शायद संभवतः मेरी वो पहली रचना थी। और इसके बाद रचना जारी रहा। रचना धर्म कॉलेज की जो ये वार्षिक पत्रिका होती है, हाँ। इसमें भी लिखना जारी रहा। लेकिन चूंकि दिमाग में व्यंग्य के प्रति एक रुझान था, व्यंग्य के प्रति एक कीड़ा था, तो वो तभी शांत हो पाया जब मैंने पूर्ण रूपेण व्यंग्य में ही अपना तो कई विधाएं आपने देखी हैं जी, उनमें व्यंग्य आपको किस कारण से ज्यादा सुरुचिपूर्ण लगा? देखिए, मैंने शुरुआत में फीचर लेखन काफी किया है और बाल कहानियां भी लिखी है। और जब मैंने व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि व्यंग्य एक ऐसा हथियार है आपके पास, एक लेखक के पास, जो सही मायनों में आपको
एक सामाजिक प्राणी तो बनाता ही है, साथ में आपको एक अच्छे समाज की परिकल्पना को प्रस्तुत करने में भी योगदान देता है। बिल्कुल हमारे डॉक्टर, हमारे शहर के वरिष्ठ व्यंगकार श्री गोपाल चतुर्वेदी जी हमेशा कहते हैं कि जो व्यंगकार होता है एक समाज का सफाई कर्मी होता है। सफाई कर्मी। तो जब भी हम लोग कोई ऐसी विसंगति देखते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं गंदगी फैला रही होती है, मैं बहुत ही हैवी वेट टर्मिनोलॉजी का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि ये जो गंदगी होती है कि कहीं ना कहीं जो व्यंगकार होता है, क्योंकि इससे आत्मसात तो सभी होते हैं, हर जनमानस होता है, लेकिन जब एक व्यंगकार उसको अपनी तिरछी नजर से देखता है ना, तो और अपने जो उपकरणों का प्रयोग करके उस पर वार करता है, तो जो आनंद की अनुभूति होती है, वो जो आत्म संतुष्टि मिलती है, सही बात पता है, इसीलिए मुझे ये व्यंग लिखना पसंद है। बहुत सही। तो अब तक की यात्रा में आपके कितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उनका कुछ उल्लेख सर, मेरा जो सबसे पहला व्यंग संग्रह था, खुदा झूठ न लिखवाए, वो 2014 में आया था, और उसके बाद 2016 में आया सभी विकल्प खुले हैं, 2018 में आया दो टूक, और 2020 में आया डंके की चोट पर, और इस पे मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का शरद जोशी सम्मान प्राप्त हुआ था। बधाई। और उसके बाद मेरा अभी 2021 के अंत में एक अभी व्यंग संग्रह है जिसका शीर्षक है जूते की अभिलाषा। हाँ, ये हमने उस ये प्रकाशित मेरा व्यंग संग्रह, और इसके अलावा लगभग मेरे 15 संयुक्त व्यंग संकलनों में मेरे व्यंग आ चुके हैं, और ये यात्रा निरंतर जारी है। एक व्यंग संकलन अलंकार रस्तोगी के बेहतरीन व्यंग भी लगभग आने की कतार में है, और इसके अलावा कुछ और नया प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी ही आप लोग सामने आएगा। व्यंग के विषय में हमारे अनुस्वार और इंडिया नेट बुक्स परिवार ने काफी काम किया है, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। जी जी, हम लोगों ने सबसे पहले बिल्कुल थी 75, अब तक 75 जी व्यंगकारों की रचनाएं थी उसमें। फिर हम लाए 251 जी अंतरराष्ट्रीय व्यंगकार, उसमें 251 देश विदेश के सारे व्यंगकारों को इकट्ठा किया हूँ। उसके बाद अब उसको इंग्लिश में ला रहे हैं, ट्रांसलेशन कर उसका चल रहा है, उसको इंग्लिश में ले आएंगे। इसके अलावा 2 पुरस्कार एक्सक्लूसिवली व्यंग के लिए रखे हैं, रचना पुरस्कार और आलोचना पुरस्कार, व्यंग यात्रा के आधार पर के साथ मिल। और हम व्यंग का विश्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तो बात। ये प्रोजेक्ट लंबी है, बट फिर भी हिम्मत के साथ काम करना है, जोड़ना है सब लोगों को। मेरे सहयोग और शुभकामनाएं दोनों आपके साथ है। मैं निरंतर ये देख रहा हूँ कि आप व्यंग साहित्य जगत में तो अच्छा खासा अपना योगदान कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने देखा विशेष रूप से व्यंग के प्रति आपका जो समर्पण भाव है ना, वो निश्चित रूप से ये कालजयी होगा। और वर्तमान में भी मैं देख रहा हूँ कि चाहे अनुस्वार पत्रिका हो या आपके जो विशेषांक हो, या 251 आपने की 251 अंतरराष्ट्रीय व्यंग व्यंगकार, उसमें मेरी भी रचना शामिल है। हाँ, तो ये मेरे लिए भी एक फक्र की बात है कि उस अंतरराष्ट्रीय व्यंग संकलन में मेरा भी योगदान है। और मेरा जहां तक मैंने ऐसा महसूस किया है कि आप जिस अपनेपन से व्यंग को आगे ले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से व्यंग भी आगे जाएगा और उसमें उत्कृष्टता भी आएगी। केवल उसमें मात्रात्मक गुण नहीं होगा, बल्कि उसमें क्वालिटी भी होगी, मुझे लग रहा है। प्रयास यही रहेगा अलंकार जी। और एक हम व्यंग के सिद्धांतों पर या व्यंग की व्याकरण पर एक कलेक्शन कर रहे हैं सबसे आलेखों का, तो वो हमारी एक प्रोजेक्ट है। तो ये 2 प्रोजेक्टों पर व्यंग के हम काम कर रहे हैं। है कि क्षेत्र के लिए ये
काफी उपयुक्त होगा। अब हम चलते हैं आगे। बिल्कुल। आपकी रचनाओं में से किन किन रचनाओं को आप उल्लेख करना चाहेंगे? देखिए, रचना मैं वो रटा रटा वो जवाब नहीं दूंगा कि हाँ। जिस तरीके से संतान प्रिय होती है उस तरीके ऐसा नहीं है। रचना देखिए, जब भी रचनाकार कोई भी रचना लिखता है तो कोशिश यही करता है कि वो अपना बेस्ट दे, सर्वोत्कृष्ट दे, सर्वोत्तम दे। लेकिन हर बार आप अच्छा दे पाए, प्रयास जरूर रहता है, लेकिन वो अच्छा, उसकी परिणति अच्छी हो पाए ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो और भगवान के काम में आपने अच्छा किया, परफेक्शन लेकिन वो क्या जनमानस को पर उतना प्रभाव डाल पा रही है, सबसे बड़ी ये बात होती है। तो मेरी कुछ रचनाएं हैं जो मुझे लगता है कि विशेष रूप से मैं इनका उल्लेख करना चाहता हूँ। जी। तो एक मुझे लगता है कि साहित्य उत्थान का शर्तिया इलाज, वाह। एक ये थी, और एक थी एक मुठभेड़ विसंगति से। ये दोनों रचनाएं ऐसी हैं जो मैंने अपने ही साहित्यिक बिरादरी के ऊपर किया। हालांकि व्यंगकार तो हर विषय को लेकर के व्यंग करता है, तो ये जो एक शिकायत रहती है कि अपने ऊपर क्यों नहीं व्यंग होता है, हमारे यहाँ क्या विसंगतियों की कमी है, तो ये विसंगतियां की एक मुठभेड़ विसंगति से और साहित्य उत्थान का शर्तिया इलाज, ये जो रचनाएं हैं मेरी, इनका। और एक है बटरहीन नर पावत नाही। बटरहीन। बटरहीन नर पावत नाही, ये तो बहुत अच्छा आपने की लिखा है लेख। तो एक ये है। क्योंकि अपने देश में एक परंपरा है, हम्म, का उल्लेख किया है, बट आपको भी आपके सामने भी कर लेता हूँ, हो सकता है किसी भी जी जी। संगठन में आज शामिल हो जाए। हम्म, हमारे देश में परंपरा ये है कि परिक्रमा हारती है और सॉरी पराक्रम हारता है और परिक्रमा जीतती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। गणेश जी के जमाने से ये चला आ रहा है। जब प्रथम पूज्य का निर्धारण होना था हाँ, तभी परिक्रमा जीती। तभी परिक्रमा जीती थी, और तब से परिक्रमा ही जीतती, पराक्रम हमेशा आता है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। तो आपने व्यंग्यकारों के कुनबे को लेकर के या उनकी घटनाओं को लेकर के कोई व्यंग लिखा तो ये स्तुत्य है, बहुत ही सराहनीय है। तो कोशिश ये रहती है कि जब भी एक व्यंग लिखा जाए तो सिर्फ मात्र इसलिए ना व्यंग लिखा जाए कि मैं किसी स्तंभ के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा हूँ। व्यंग जब भी लिखा जाए तो व्यंग लिखने का औचित्य भी सिद्ध होना चाहिए। जी। सिर्फ इसलिए ना लिखा जाए कि मुझको सोमवार को ये कॉलम लिखना है, मंगलवार को इस अखबार में लिखना है, तो इस तरीके नहीं होना चाहिए। अब तो ये हो गया है कि लोगों से पूछो कि आप कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं कि मैं सोमवार को दैनिक जागरण में रहता हूँ, मंगलवार को जन संदेश में रहता हूँ और बुधवार को सहारा में रहता हूँ और बृहस्पतिवार को मैं ट्रिब्यून में रहता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी पहचान आपके स्तंभ ना होकर के आपने क्या लिखा ये होना चाहिए। आपकी रचना भले ही 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार आए, लेकिन वो रचना चर्चित होनी चाहिए, वो प्रभावी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि नित्य कर्म की भांति आप उठे और नित्य कर्म किया और एक रचना खुरपी, जैसे नहीं होता कि आपको इतना अलॉटेड है कि इतना आपको खेत या इतना घास का मैदान छीलना है, तो ये घास का मैदान छीलना नहीं होता व्यंग। और तो जब भी व्यंग आप लिखें तो वो गंभीर कर्म है, तो जब तक आप इसके लिए पूरी तरीके से न्याय करने की स्थिति में ना हो, तो सिर्फ महज लिखने के लिए व्यंग लिखना, तो मुझे लगता है कि ये सही न्याय नहीं है। हो सकता हो कि मेरी बात से कुछ लोग सहमत ना हो। नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह है। तो व्यंग की विषय वस्तु आप कैसे पकड़ते हैं, कैसे आप निर्धारण करते हैं कि इस पर व्यंग लिखते हैं? देखिए, समाज इतना हमारा विविधतापूर्ण समाज है कि इसमें विषयों की इतनी ज्यादा अधिकता है कि हम लोग तो बस आपकी जो नजर होनी चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, उस विसंगति को पकड़ने वाला होना चाहिए। अगर आपने उस विसंगति को पहले तो पकड़िए, फिर उस विसंगति पर आपकी सोच क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही विषय होता है जिसपे कम से कम मैंने देखा कि 2500 व्यंगकारों ने लिखा हुआ है,
लेकिन कोई भी व्यंग यादगार नहीं रह जाता है। कुछ ही व्यंग ऐसे होते हैं जो यादगार रह जाते हैं। विषय एक था, विसंगति एक थी, और जिन्होंने लिखा उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा लिखने का प्रयास किया ही होगा, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन चूंकि प्रभाव स्थापित करने में वो व्यंग इसलिए नाकामयाब रह गया क्योंकि वो व्यंगकार का दृष्टिकोण उस रचना के प्रति क्या था, यहाँ पर वो कहीं ना कहीं से कमी रह जाती है। जब आप उस दृष्टिकोण से उस रचना को पकड़ते हैं और उसमें जब अपने उपकरण डालते हैं, अपनी कुछ अलग छाप डालते हैं, और तब जाकर के रचना प्रभावी बन पाती है। मुझे लगता है कि दृष्टिकोण का एक होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। किस किस मुद्दे यानी किस हित में लिख रहे हैं, किस सेगमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, इस चीज तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए रचना से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा समय जरूर आता है व्यंग में, जो मैं समझता हूँ कि जब आप दुविधा में पड़ जाएं कि हम ये लिखें या ये लिखें। क्या कभी आपके समक्ष ऐसा कोई आया जो दुविधा और विडंबना आ गई कि आप कैसे लिखें इसको? दुविधा विडंबना, देखिए व्यंग लिखते समय दुविधा तो सबसे बड़ी यही होती है कि जो मैं व्यंग लिख रहा हूँ, देखिए दुविधा सबसे पहले यहाँ पर होती है कि आप व्यंग किसके लिए लिख रहे हैं। तो अगर आपने किसी स्तंभ के लिए लिखा है तो सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि ये स्तंभ किस अखबार में जा रहा है, उस अखबार की प्रतिबद्धता किसके साथ है। तो जाहिर सी बात है, व्यंगकार की प्रतिबद्धता सिर्फ विसंगति को हराने में होती है। वो नहीं सोचता कि मैं लिख रहा हूं तो ये किस पे असर डालेगा, क्या होगा। लेकिन समस्या यहाँ पर आ जाती है कि जब आप व्यंग लिखते हैं और किसी विशेष अमुक पत्रिका या पत्र के लिए लिखते हैं, तो पता चलता है कि वो कहीं ना किसी उसकी विचारधारा का अहित हो रहा है। जहां ये अहित हो जाता है तब आपका जो लेखन है वहीं पर आकर के आपका लेखन वहां पर आकर के हथियार डालना नहीं चाहिए। लेकिन उनकी वजह से कुछ लोग, मैं नहीं कह रहा, कुछ लोगों ने हथियार डाले हैं, आत्मसमर्पण किया है और बचाते हुए व्यंग को लिखा है। और जबकि व्यंग एक ऐसा हथियार है कि इसको आप चलाइए कि 56 की तरह सोचिए नहीं कि कितनी गोलियां निकल रही है, कहाँ लग रही है। तो अगर आपने सोचा कि मैं गोली भी चलाऊं और ये भी सोचो कि यार उसका यहाँ ना लग जाए, यहाँ ना लग जाए, यार ये तो बड़ा सेंसिटिव पार्ट होगा, बस छिल के चली जाए, तो ये नहीं, आप चलाइए। और ऐसा कई बार हुआ है, स्पेशली मेरे साथ। और ऐसा हुआ है कि आपने जब व्यंग भेजा तो प्रतिबद्धताओं के चलते उसमें काट छाट और कुछ ऐसी चीजें जिन पर आपको सेंसरशिप लागू करने का प्रयास किया गया। तो मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि आप अच्छे समय का इंतजार करिए और व्यंग को किसी भी सीमा में बांध करके, किसी भी एक शर्तें लागू है वाले तरीके से नहीं लिखा जा सकता। ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती व्यंग में। व्यंग लिखिए तो आपको खुल करके लिखना पड़ता है। जहां अगर खुल करके आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आप वहां पर मत लिखिए। मैंने कई अपने स्तंभ, कई कॉलम्स छोड़े हैं इसलिए क्योंकि मुझे वहां पर कहीं ना कहीं सीमाओं का में बंधना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। सामाजिक परिवेश में विसंगतियां तो भरी पड़ी हैं, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि व्यंग जो लिखा जा रहा है काफी सीमित विसंगतियों पर लिखा जा रहा है, जबकि बहुत सारी विसंगतियां ऐसी हैं जिन पर लिखा जाना उचित और जरूरी लगता है? देखिए, ये तो बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि विषय हमारे पास क्या होता है कि जैसे जो विषय है इस पर कोई प्रयोग नहीं करना चाहता। हालांकि कुछ व्यंगकारों ने इस पे अच्छा प्रयोग किया है, और इसलिए अगर मैं बात करूं आलोक पुराणिक जी की, तो उन्होंने बहुत से प्रयोग किए हैं, विषयों की तलाश की उन्होंने और व्यंग में बहुत अच्छे प्रयोग किए। तो जरूरत इस बात की कि आज हम लोग उस विषयों की तलाश जारी रखें, नए विषय सोचे। हम लोग क्या करते हैं कि वही गड्ढा, वही भ्रष्टाचार और ये सब चीजें, होली, दशहरा, दिवाली, हालांकि मैंने भी इस पे लिखा है, लेकिन जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें वही मैंने बात की, दृष्टिकोण कम से कम तो अपना अलग करिए। वो एक रटे रटाए और परंपरागत तरीके से जब आप लिख लेते हैं ना तो रचना प्रभावी नहीं रह पाती।
और विषयों की निरंतर तलाश करना चाहिए। अगर अब विषय नहीं मिलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से, जैसे मैंने स्पीड ब्रेकर पे लिखा है, हाँ, स्पीड ब्रेकर पे लिखा है, और बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पर लिखने की अभी भी जरूरत है। हमारा जो परिवेश है वो धीरे धीरे निरंतर बदलता ही चला जा रहा है, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी हो, चाहे शिक्षा का तरीका हो, नौकरी करने का तरीका हो, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनमें विसंगतियां आ रही हैं। अब ये इसी देखना है संदर्भ कि में विसंगतियों इसी को कैसे लोग संदर्भ पकड़ सकते हैं। सॉरी जी जी। इसी संदर्भ में एक प्रश्न उठता है कि जब गतिशीलता को हम स्वीकार करते हैं कि समय और समाज गतिशील है और परिवर्तन हो रहे हैं, तो ऐसी दशा में 60 साल पहले की हरिशंकर परसाई या शरद जोशी की बेसिस क्यों लेके चलते हैं? क्या हमने 50 सालों में कोई नए अच्छे स्तंभ कारक व्यक्तित्व नहीं पैदा किए? नहीं, ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले के हम शरद जोशी और परसाई जी को अगर पढ़ते हैं तो और आज के परिवेश में उनका पढ़ना प्रासंगिक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, ये तो वो एक मानक है, जिन मानक को देख करके हमें अपने अलग मानक गढ़ने हैं। ये देखने की उन्होंने जिस मानक को गढ़ा है, अगर राकेश शर्मा अंतरिक्ष तक गए, तो हमें देखना है कि अब अगर जो हमें जाना है, तो हमें कौन सा नया क्षितिज ढूंढना है, किस नए ग्रह पे जाना है। हालांकि जब एक परसाई और जोशी जी की बात करते हैं, तो हमें कबीर जी की बात करना चाहिए। अगर हम कबीरदास जी की बात करते हैं, तो पता चलता है कि इतने साल पहले भी इतना जबरदस्त व्यंग उन्होंने लिखा है। हाँ, तो परसाई जी ने के बाद भी व्यंगकार आए हैं, परसाई जी के समय में भी व्यंगकार थे। तो अब बात यही उठ रही है कि हमें सिर्फ उनको मानक बना करके आगे नहीं बढ़ना है, हमें आज की विसंगतियों को, आज के परिवेश को देखना है। लेकिन ये जरूर देखना है कि उन्होंने किस टूल्स का इस्तेमाल किया था, क्या रहा कि आज हम जब भी बात करते हैं तो व्यंग, परसाई और जोशी जी के बात नहीं हो पाती। इसको जरूर हमें मद्देनजर रखना है। आज भी देखिए, आज के परिवेश में हम ज्ञान जी को पढ़ रहे हैं, हम जी को पढ़ते हैं, हम नवल जी को पढ़ते हैं, तो क्या इन्होंने नहीं मानक स्थापित किए हैं? इन्होंने भी मानक स्थापित किए। देश काल बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, विसंगतियां बदलती हैं, मुझे तो तो हम ऐसा मानक लगता भी है मिलते हैं। कि और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ गिने चुने लोगों ने, जैसे ज्ञान जी हैं, हरीश जी हैं, प्रेम जी हैं, आपके क्या नाम, गोपाल चतुर्वेदी जी हैं, हाँ हाँ, जी जी। सब लोगों ने काफी काम किया है व्यंग पे। और जी। और देखा जाए तो वो स्तंभ कारक व्यक्तित्व बने हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम उनको स्तंभ घोषित नहीं कर पा रहे हैं व्यंग्यकारों में। पता नहीं मतैक्य नहीं है या क्या है। मुझे लगता है कि 50 साल में कम से कम 2 लेवल तो हो ही जाने चाहिए थे। पीढ़ियां बदल गई, वो हमारे देखिए, पुरोधा रहेंगे, कबीर कबीर रहेंगे, परसाई जी रहेंगे, और शरद जोशी जी रहेंगे। वो अपने काल के पुरोधा हैं और हम उनको याद भी करेंगे, लेकिन नए लोग उभर के क्यों नहीं आ रहे हैं स्तंभ के तौर पर? ये एक प्रश्न है। 50 साल का वैक्यूम है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिनके मैंने नाम लिए, जिनके आपने अभी नाम लिए, ये भी स्तंभ ही है हमारे। क्योंकि जब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो केवल 2 स्तंभों से नहीं बन पाती है। अगर इसका विस्तार करना है, तो उसमें स्तंभ लगातार हमें डालने पड़ेंगे, लगातार लगाने पड़ेंगे। और ये स्तंभ की जो यात्रा थी, चाहे प्रसाद जोशी, त्यागी जी से लेकर के और जितने भी है, नामों की कमी नहीं है। आज भी मैं, आपने जो भी जो नाम लिए, मैंने जो भी नाम लिए, मेरे समकालीन, मेरे आगे की पीढ़ी भी अच्छा कर रही है। बस मुझे हमें सोचना ये है कि सिर्फ कुछ नामों की आड़ लेकर के हमें अपनी दुकान नहीं चलानी। हमें ये देखना है कि हमें जो पिछली हमारी विरासत रही है, उसको मानक बनाना है, हमें नए मानक गढ़ना है, और जो नई पीढ़ी आ रही है करेक्ट, उसको उत्साहित भी करना है। यही चीज, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब भी अभी तो मैं थोड़ा सा लिखते हुए समय हो गया, जब मैं गोष्ठियों में जाया करता था,
तो ये बात होती थी कि यार परसाई जोशी के बाद से तो व्यंग ही नहीं लिखा गया, और ये बात वो बोलते थे जो उसके बाद की पीढ़ी के थे। तो मुझे लगता है तो अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि व्यंग नहीं लिखा गया। अरे आपने तो लिखा ना, हम तो आपको भी देख रहे हैं, हमने तो परसाई जी को भी देखा है, जोशी जी को भी देखा है, सबको देखा है, आपको भी देख रहे हैं, लगातार अपने समकालीनों को भी देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी देख रहे हैं। तो ये बहुआयामी चीजें हैं, इसमें सिर्फ हम एक सीमित दायरा बना करके करेंगे तो शायद करेक्ट। व्यंग का भला नहीं होने वाला है। व्यंग का भला तभी होगा जब हम, और कहीं ना कहीं सब लोग कैनवास अच्छा बिगर लिखें, होगा, जब कैनवास बिगर होगा, बड़ा कैनवास होगा, बिगर होगा। तो ये ही वो ये दिखाई व्यंग की पड़ेगी। ऐसी इमारत है जिसमें एक स्तंभ या दो स्तंभ या चार स्तंभ से काम नहीं चलने वाला है। ये प्रजातंत्र नहीं जिसके कि सिर्फ चार स्तंभ हो। ये ऐसा बड़ा एक इमारत है, आलीशान इमारत है, जिसमें आप स्तंभ लगाते जाइए और आगे इसका विस्तार करते जाइए, तब देखिए कहीं ना कहीं से व्यंग की जीत ही होनी है। आपने उल्लेख किया अभी कि प्रजातंत्र के 4 स्तंभ, मुझे तो ऐसा लगता है कि 3 स्तंभ तो खैर ठीक है, चौथा स्तंभ तो जबरदस्ती स्तंभ बन गया। नहीं, जबरदस्ती नहीं, ये जबरदस्त था। अब वो थोड़ा सा पस्त नजर आ रहा है। हाँ, नहीं, ये बहुत जबरदस्त स्तंभ था, क्योंकि देखिए हमेशा ही मीडिया ने या पत्रकारों ने जो बाकी टीमें थे उनको आईना भी दिखाया है, उन पे बात भी करी। हाँ, ये कुछ ऐसा रहा है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि अब ये स्तंभ उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रह गया है। और ये हम सब लोगों को पता है। जब जैसे मैं बात करता हूँ कि जब हम लोग पत्रिकाओं के लिए या पत्रों के लिए स्तंभ के लिए अपना व्यंग भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जब सेंसरशिप आ जाती है तब लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चौथा स्तंभ है ये कमजोर पड़ रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि ये जबरदस्ती का है, ये बहुत जबरदस्त है। और आगे परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहेंगी और ये स्तंभ मजबूत होता रहेगा। मेरा प्रसंग दूसरा है, जी आपको स्पष्ट करता हूं। मेरा प्रसंग ये है कि मीडिया में खाली वर्णनात्मक रिपोर्टिंग है, जी जी जबकि साहित्य में वर्णनात्मक रिपोर्टिंग के साथ साथ विसंगति पर वार भी है, उपचारात्मक रूप में भी साहित्य दिखाई पड़ता है। तो उस हिसाब से साहित्य जो होता है वो मीडिया के कंपैरिजन में काफी बड़ी और सुदृढ़ और गंभीर स्तंभ बन जाती है। तो क्यों ना मीडिया को चौथा स्तंभ की जगह साहित्य को चौथा स्तंभ कहा जाए। अच्छा चलो, साहित्य को चौथा स्तंभ ना कहें तो पांचवा स्तंभ तो कहें। देखिए अपने आप में पत्रकारिता भी साहित्य का ही एक अंग होता है, और एक से एक अच्छे अच्छे जो साहित्यकार हैं वो पत्रकार भी रह चुके हैं। और तो अब ये समस्या बस यहीं पे आ रही है कि पत्रकारिता खुल करके नहीं हो पा रही है। अगर पत्रकारिता खुल करके हो पा रही, उसमें विसंगतियों पर वार, जैसे अभी आपने कहा कि पत्रकारिता में विसंगति वार नहीं हो पाता, जबकि ये तो पत्रकारिता होती ही विसंगतियों को उजागर करने के लिए। और ये जो हम लोग पत्रिकाओं में कॉलम लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं, ये भी उसी का एक अंग ही तो है। अगर हम लोग अखबार के कॉलम में अनुस्वार के पत्र लिए लिख रहे हैं, आप तुरंत कोई विसंगति चुने और अपना एक आश्चर्य जो है ना वो प्रेषित करें आपकी वाले अंक के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने पीछे दिन कुछ आलोचकों के साथ बातचीत हो रही थी गोष्ठी में, तो मैंने कहा था सब प्रकार से आप लिख रहे हो, नेताओं पर लिख रहे हो, आप समाज पे लिख रहे हो, ब्यूरोक्रेसी पे लिख रहे हो, पर्यावरण पे लिख रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आपकी आवाज में अपनी पीड़ा कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल एक दो देता हूं, रेप के मामले हैं। रेप के मामलों में सिर्फ महिला अगर कुछ कह दे तो बिना किसी प्रतिकार के, बिना किसी इंक्वायरी के आदमी अंदर, और वो सब नहीं बोला तो उसकी जिंदगी तो खराब हो गई। पर इस विसंगति पर कुछ लिखना चाहिए। ऐसे ही दहेज से रिलेटेड मैटर है, उन पर भी कुछ लिखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप है, उसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। न्यायालयों के चारित्रिक विशेषताओं के ऊपर लिखना चाहिए, क्योंकि न्यायालय तो ऐसा गड्ढा होते जा रहे हैं जहाँ फाइलों की फाइलें समाती चली जा रही हैं, और 10-10 साल 20-20 साल को, कहीं कहीं 50-50 साल लग रहे हैं केसेस को निवृत्त होने में। तुम
तो मैंने वहां ये सुझाव दिया कि भाई नए प्रकार की चीजों पर, नई विसंगतियों के ऊपर नजर जानी चाहिए किसी न किसी की। बिल्कुल बिल्कुल है, ये बहुत अच्छे विषय आपने उठाए हैं। और जरूरत है कि इसी, लेकिन असल में पता क्या होता है कि जो बेकार होता है ना, वो एक कंफर्ट जोन भी तलाशता है। वो सोचता है कि ये जो विषय है, अगर ये उप विषय है, ये जो आपने विषय बताए, इस विसंगतियों के उप विषय है, तो ठीक बात। आदमी जो मुख्य विषय है उसको लेकर के चलता है, क्योंकि जो बड़ा जनमानस है वो उसको बहुत जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता है। और ये जो है, ये कहीं ना कहीं इसमें एक विरोध का स्वर उठता है। तो अगर आपको विरोध का स्वर झेलने की क्षमता है तो ये विषय बहुत अच्छे हैं, और इस विषय पर लिखना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, इस पर जरूर लिखना चाहिए। इसी बैंकों कारण में मुझे बैंकों में इतने सारे चार्जेस लेवी कर दिए गए हैं। उन्हें उठने के पैसे, बैठने के पैसे, खड़े होने के पैसे, चेकबुक के पैसे, उसके पैसे, और ब्याज दर कम कर दी गई। इन सारी विसंगतियों के ऊपर कितना आर्थिक नुकसान वो हो रहा है, विशेष करके उन लोगों को जो अवकाश प्राप्त है, उनकी सही। सारी सिस्टम खराब हो गई, उनकी सारी की सारी इकोनॉमिक्स बैठ गई। एक तरफ रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ उनके आमदनी घटती जा रही है। वो बेचारे कहाँ से आमदनी करेंगे जो छड़ी लेकर चल रहे हैं। ऐसी विसंगतियों के ऊपर लिखना चाहिए, मेरे को लगता है। बिल्कुल है। अभी ये देखिए, मैंने देखा कि जो पेंशनर्स होते हैं तो उनको अभी भी अपना जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए, वो 99 साल के, 98 साल के हैं या 85 साल के हैं, चलने फिरने योग्य नहीं, लेकिन वो हर फिर साल भी जाना वो पड़ता अपना है। जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए उनको उपस्थित होना पड़ता है। तो सर, इस तो ये बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसपे बहुत अच्छे विषय भी हैं, और जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े जनमानस को प्रभावित करते हैं, ये विषय इन पर लिखना बहुत आवश्यक है। अब आप ये एक विसंगति आपको, चूंकि आप लिखते हैं इसलिए हम कुछ विसंगतियां देते हैं, शायद किसी काम आ जाए आपको लिखना। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका। सबसे बड़ी विसंगति आज की राजनीति की जो है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, वो ये है कि साहब मैं लैपटॉप दूंगा, मैं सोने का टॉप दूंगा, मैं आपको टीवी दूंगा, मैं आपको 2 रुपए किलो चावल दूंगा, मैं आपको 4 रुपए किलो दाल दूंगा। कहाँ से दोगे? सही बात। पार्टी हो करके आप अनाउंस करते चले जा रहे हो, पार्टी लाएगी फंड। हम्म एक्सचेकर के ऊपर सारा लोड डाल रहे हो और फ्रीबीज बांट रहे हो। सही बात है। हमसे तो टैक्स बढ़ा रहे हो, हमसे तो टैक्स ले रहे हो, हम्म। और बांट रहे हो ऐसे। तो तो इन ये चीजों पर भी जो विचार करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता आजकल की युग की सबसे बड़ी विसंगति है ये। तो बहुत पहले से शुरू हुआ था, जब जयललिता जी ने टीवी, रंगीन टीवी बांटना शुरू किया था, और उसके बाद से ये जो है। चल ही रहा है। खैरात बांटने वाली चीज है, ये अभी भी रुकी नहीं है। ये अब तो स्कूटी तक आ गई है। अब देखना है कि ये बिजली फ्री, पानी ब्याज फ्री, माफी, कहाँ बिजली से आया माफी, पैसा भाई? और पानी माफी, और अब स्कूटी तक आ गई है। देखिए, अब तो लड़कियां बड़ी उत्साहित है कि हो सकता हो कि अगली सरकार, अगला इलेक्शन है तो कार तक, 4 व्हीलर मिल जाए। 4 व्हीलर तक मिल जाए। तो ये चुनाव में ही लगता है कि जो मतदाता की ताकत दिखाई पड़ती है। लेकिन तो बाकी तो देखिए, मतदाता जो होता है ना, वो सिर्फ चुनाव 5 साल में एक बार दर्शन देने वाला एक प्राणी भगवान होता बनता है। है, भगवान बनता है। तो भगवान बनता है, बाकी समय तो हम मतदाता के पास सिर्फ एक अधिकार होता है, जितने बहुत बड़ा अधिकार होता है। तो वो सिर्फ जब उसके उंगली पर एक निशान लग जाता है ना, तो उसको सोशल मीडिया में हम लोग डालते हैं कि देखिए मेरा वोट, और मैंने वोट डाल दिया, कमेंट्स बटोर लेते हैं। और प्रजातंत्र, लेकिन ये नहीं जानते कि ये हमारी उंगली पर एक जो काला निशान है, ये तब गलत हो जाता है जब ये काला निशान आप किसी गलत व्यक्ति को चुन करके लगाते हैं। बिल्कुल तो ठीक। अब ये चुनाव आने वाले हैं, इन सब झांसों में मत आइए, और उनसे ये पूछिए कि आपको मजबूत करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। आपको ऐसा क्या करें कि आप खुद क्यों नहीं स्कूटी खरीद लेते हैं, आप खुद बिजली का बिल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हमें आप वो इतना रोजगार दो अच्छा ताकि हम क्यों कमा कर के रहे हैं। खरीदें, तो ऐसा होना अगर आपको वो स्कूटी दे रहे हैं, बिजली के बिल माफ कर रहे हैं, या बाकी चीजें दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे नई विसंगतियों पर, नए
विषयों पर। तो हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, जहां आपको समीचीन लगे उन पे कुछ नजर डालिए। और असल में समस्या ये आती है कि हम लोगों ने एक मानक बना रखे, उस मानक से हम लोग सोचते हैं कि वही आदर्श है। और हाँ मैं एक सीरीज भी आजकल लिख रहा हूँ, शायद आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, काफी वायरल भी हो रही है। जातक कथाएं आप लोगों सबने पढ़ी होगी। मैं हाँ हाँ, उसी तर्ज पर एक घातक कथाएं लिख रहा हूँ। घातक कथाएं। और ये घातक कथाएं वो जो हमारे प्रचलित और मान्य कथाएं थी, उन्हीं का रिक्रिएटेड वर्जन है। और ये ये आजकल की परिस्थितियों में, आजकल की परिस्थितियों में कैसे वो विसंगतियां, अगर कछुए और खरगोश की कहानी हो या प्यासे कौवे की कहानी हो, तो किस तरीके से वो आजकल के परिवेश में उन कहानियों की उपयोगिता है। और उसको मैंने उसमें दर्शाने का प्रयास किया है, और लोग ये काफी पसंद भी कर रहे हैं। हम और जो आपको, मेरा ये नया व्यंग संग्रह जी, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। हाँ चार दरवेश, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए। बहुत अच्छी जहाँ तक कथा है। हाँ हाँ, ये मैंने देखी थी। और मुझे यकीन है कि आपकी जो सीरीज है उसमें अगली मेरी घातक कथाएं भी होगी। बहुत अच्छी, विक्रम बेताल। निस्संदेह आपका जो काम है साहित्य के प्रति, वो नो डाउट वो बहुत ही अच्छा है। ये तो उपदेश बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा कलेक्शन है जो सबके घर में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी घातक कथाएं भी इसी के साथ जोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत है आप। और ये जो मेरा नया व्यंग संग्रह आया है, जी जूते की अभिलाषा। हाँ अभी आपने कहा कि इस तरीके से नई विसंगतियां खोजने की जरूरत है। तो अभी तक जो लोगों ने रचनाएं लिखी हैं, जूतों के ऊपर बहुत से रचनाएं आ चुकी हैं, जी लेकिन कुछ इस व्यंग संग्रह में जो ये मेरी रचना है जूते की अभिलाषा, इसमें जूते की जो जोड़ी होती है, डिब्बे में दो जूते होते हैं, जी सभी लोग जानते हैं। जी। तो किस तरीके से वो आपस में वार्तालाप कर रही हैं, और क्या उनकी सोच है, क्या उनकी अभिलाषाएं हैं, और किस तरीके से वो विसंगतियां को दर्शाती है, एक जोड़ी दूसरी जोड़ी उसका उत्तर देती है। और इसमें पूरा एक ताना बाना बुना गया है इसमें। आशा करता हूँ कि, और ये जूते की अभिलाषा व्यंग संग्रह भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है, ये मैं बड़ा आपको दिखाना बड़ा चाहता चर्चा में बहुत आया। हूँ। बधाई। मैं धन्यवाद। मैं प्राप्त करता हूँ उसको कहीं से पढ़ने के लिए। उपलब्ध भी है इस समय। अब आते हैं। और अभी आपने पूछा था कि कौन सा एक जो आपके पसंदीदा है। तो एक और मेरा पसंदीदा व्यंग है जो आजकल जो आजकल इस समय गर्मी का, सॉरी, इस समय जाड़े का, जो ठंड से आदमी कपकपा रहा है, तो उसी पर मेरा एक व्यंग है, आखिर पड़ ही गई ना ठंड। पढ़ी गई तो ये ना। तो ये भी मेरा एक जो व्यंग संग्रह था डंके की चोट पर, उससे पहला व्यंग था, और ये भी मेरा बहुत ही पसंदीदा व्यंग है। बढ़िया। आपके पसंदीदा व्यंगों का हम अध्ययन करेंगे। और अभी चलते हैं आजकल के लेखकों के द्वारा जो बहुत कुछ लिखा जा रहा है, कहते हैं लेखन विस्फोट हो रहा है, व्यंग और कविता में विशेष रूप से, और लघु कथा में। तो इतना सब होने के बावजूद पाठकों का जुड़ाव नहीं हो पा रहा, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, जो मुझे ऐसा मैंने महसूस किया है जी कि जी हम जब कुछ भी लिखते हैं, हमने लघु कथा लिखी, हमने कथाएं लिखी, उपन्यास लिखा, और कहानियां लिखा, कविताएं लिखी, तो ऐसी बात नहीं कि पाठक उनसे जुड़े ना। क्यों नहीं जुड़ पा रहे? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग पाठकों के दृष्टिकोण
से देखते ही नहीं अपनी रचना को। हम लोग अपने साहित्यिक प्रतिमान को गढ़ने के चक्कर में इतना ज्यादा आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि हमसे पाठक दूर होता चला जाता है। क्या बात है कि रामचरितमानस आज भी उतनी ज्यादा पठनीय है। क्या कारण है कि कबीरदास आज भी उतने ज्यादा पढ़े जाते हैं। तो आज भी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि उन्होंने जनमानस को साधा है, जनमानस के लिए लिखा है, ना कि किसी साहित्यिक उपलब्धि रचने के लिए लिखा। जब हम लोग अपने साहित्य को सिर्फ आलोचकों के लिए लिखना शुरू कर देते हैं, सिर्फ पुस्तकालयों के लिए लिखना शुरू कर देते हैं, या सिर्फ एक सम्मान प्राप्त करने के लिए कि यार ये इतना बढ़िया लिखा है इन्होंने कि ये तो इसके सम्मान के लायक, तो कहीं ना कहीं पाठक हमसे छूट जाएगा ही जाएगा। तो और अगर हम व्यंग की बात करते हैं तो व्यंग तो आम जनमानस की बात करता है, आम जनमानस के आक्रोश को आपसे लिखवाता है। और जब हम उस आम आदमी को भूल करके सिर्फ प्रतिमान गढ़ देते हैं साहित्यिक, तो पाठक कहाँ से पढ़ेगा। और हम अपने सिर्फ किताबों का जखीरा बनाते जाए, पहाड़ इकट्ठा करते रहे, उस पहाड़ से कोई मायने नहीं रखता। आप एक किताब लिखिए, लेकिन वो किताब जब आम आदमी पढ़े तो लगे कि हाँ उन्होंने मेरी बात कही, उसके लिए शब्दकोश का सहारा ना लेना पड़े, या किसी आलोचक के थ्रू ना पढ़ना पड़े। एक ये भी सवाल उठता है कि व्यंग में अनुदित साहित्य, अनुदित व्यंग बहुत कम है। जी फिर से बताइए। मैंने कहा व्यंग साहित्य में अनुदित साहित्य कम है। हाँ, ये भी एक अन्य भाषाओं में भी लिखा जा रहा है व्यंग के साथ में, हालांकि दूसरी भाषाओं में बहुत अच्छा लिखा गया है। उस्ताद यूसुफ अहमद यूसुफी ने बहुत अच्छा लिखा है, और एक अख्तर साहब है बहुत अच्छा उसका अनुवाद भी कर रहे हैं, और ये एक अच्छी पहल है। और कोशिश ये करना चाहिए कि जो बाकी भाषाओं में भी व्यंग लिखा गया है उसका भी अनुवाद हो। और वही बात आती है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो व्यंग को कुछ मिलने वाला नहीं। ये अच्छा आपने एक विचार भी दिया है कि इस पर भी काम होना चाहिए, क्योंकि हर भाषा इतनी समृद्ध है और हर भाषा में लिखने वाले इतने समृद्ध हैं। अब हर भाषा का दूसरी भाषा का को जब फायदा तभी मिल पाएगा जो उसमें अनुदित। हालांकि इसके साथ एक रिस्क फैक्टर ये जुड़ा हुआ है कि जब अनुवाद होता है तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा मरने पाए, क्योंकि अनुवाद करना आसान है, आत्मा को जिंदा रखना, आत्मा को तो बचाए रखना कठिन। अलंकार जी, मैं ऐसे बोलता हूँ कि अनुवाद की प्रक्रिया क्या होगी। पहले आप एक किताब सेलेक्ट करेंगे या एक ऑथर सेलेक्ट करेंगे, उसकी कोई किताब सेलेक्ट करेंगे, फिर उसे एक बार पढ़ेंगे। अगर आप वास्तव में व्यंग्यकार और साहित्यकार हैं तो एक बार पढ़ने से आपको उसकी आत्मा पकड़ में आ जाएगी कि इसमें विसंगति क्या है, क्या प्रहार किया है और क्या इसमें गढ़ा गया है। जब आपको ये पता चल जाएगा और तब आप अनुवाद करेंगे तो आत्मा कैसे मर जाएगी। ये तो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि ताकि कोई ये ना कहे कि भाई करो इसको। नहीं देखिए, श्रम साध्य काम है और तन्मयता से करने वाला काम है, और इसमें बड़ी बात है कि आपको शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। अन्यथा ये काम तभी ले जब आप इसमें लगे कि आप पूरा न्याय कर पाएंगे। हालांकि ये बहुत अच्छा काम होगा अगर इस तरीके का प्रयास किया जाए तो। अंग्रेजी में बहुत ऐसा साहित्य है जिसको आवश्यकता है कि वो हिंदी में ट्रांसलेट हो। हमने यहाँ एक ग्रांट घोषित किए, चयनित अनुदित पुस्तकों पर हमारा जो एनजीओ है बीपीएफ फाउंडेशन, वो ग्रांट देगा और उसका प्रकाशन इंडिया नेट बुक्स करेगा। तो ऐसी चीजों के बढ़ावे के लिए हमने एक ये विशेष प्रयास किया है। चलिए, साहित्य की बातें तो काफी बहुत अच्छी बात है, आप लगातार साहित्य के लिए काम कर रहे हैं और
अलग अलग तरीके से आपने साहित्य को आगे ले जाने का काम किया है, ये बहुत ही तारीफ के काबिल। हमारे जो साथी अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह में हैं, उन लोगों को परेशानी ये होती थी कि यहाँ से प्रिंट कराएं और फिर वहां मंगाएं, तो बड़ा डिफिकल्ट था, बड़ा कॉस्ट पड़ता था। तो हमने इंडिया नेट बुक एलएलसी की स्थापना अमेरिका में कर दी है, और अमेरिका की लेखकों की पुस्तकें अमेरिका में ही बन करके उनको मिल रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे लेटेस्ट सूचना ये है कि आप WH स्मिथ, जो एयरपोर्ट पर शोरूम होता है किताबों का, उसमें हिंदी की किताबें नगर नहीं होती थी, नहीं मिलती थी। तो अब इंडिया नेट की किताबें, हिंदी की किताबें अब वहां पहुंच गई हैं, एयरपोर्ट पर मिलेंगे। अच्छी बात। तो नहीं, मैंने भी महसूस की है कि एयरपोर्ट्स वगैरह पे अधिकतर अंग्रेजी लेखकों की किताबें होती हैं, तो ये हमारे लिए भी। तो हम ऐसा प्रयास करके कुछ नई नई दिशाओं में, नई विसंगतियों को संगति में बदल रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें अपनी विसंगतियों को दूर करना है, जो साहित्य के क्षेत्र में अंदर तक पैठ जमाए हुए हैं। हम लोग बात करते हैं कि हम लोग विसंगतियों पर वार करते हैं। सबसे बड़ी विसंगति है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इतने ज्यादा विसंगतियों से घिरे हुए हैं, और ईमानदारी की बात करते हैं कि व्यंग में ईमानदारी से लेखन नहीं हो रहा है। ईमानदारी से लेखन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी ईमानदार नहीं रह गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो ये जो अब साहित्येतर आपसे कोई व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूँ कि लेखन हाँ, के अलावा आपकी अभिरुचि या हॉबी क्या है? सर देखिए, मैं बाय प्रोफेशन शिक्षक हूँ और प्रवक्ता हूँ, अंग्रेजी प्रवक्ता हूँ। तो साहित्येतर रुचि, अब साहित्य ही सबसे बड़ी रुचि है। इसके अलावा पढ़ाना भी, मैं शुरुआत से ही शिक्षक बनना चाहता था। अभी तो मैं सरकारी शिक्षण कार्य करता हूँ, लेकिन उससे पहले भी मैंने बहुत ही टीचिंग की थी। और ये भी एक बहुत ही, दोनों ही विधाएं जिनमें मैं सक्रिय हूँ, चाहे लेखन हो चाहे शिक्षण हो, दोनों ही मेरे लिए प्रिय हैं। और जब शिक्षण नहीं कर रहा होता हूँ तो लेखन कर रहा होता हूँ, जब लेखन नहीं कर रहा तो शिक्षण कर रहा होता हूँ। वैसे आपके संज्ञान के लिए हमारी पूरी फैमिली शिक्षण में है। मेरे पिताजी लेक्चरर थे हिस्ट्री के, मेरी माताजी हेड मास्टर, और हमारी वाइफ भी संस्कृत टीचर थी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं भी विजिटिंग प्रोफेसर रह चुका हूँ ICW और CS में। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। शिक्षण से जुड़े हैं हम लोग। बड़ा अच्छा लगता है। कई बार तो ऐसा लगता है अब छूट गया है तो चलो एक सेमिनार में कुछ बोल के आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा समाज बदलने कार्य करती है और साहित्य भी करता है। जी। अब अंतिम प्रश्न आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जो नवोदित लेखक हैं, जो एंट्री कर रहे हैं, एंट्री लेवल पर हैं, अपने अनुभव से आप उन्हें क्या संदेश या सुझाव देना चाहेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से आगे बढ़े? देखिए, नवोदित लेखक, क्योंकि अगर मैं चूंकि व्यंग्यकार हूं तो व्यंग से संबंधित बात करूंगा, तो व्यंग छपता ज्यादा है। हर पत्रिका में, हर अखबार में एक व्यंग का कॉलम होता ही होता है। तो जब इसीलिए इसके छपने का तो बहुत से साधन है, आप आसानी से छप जाते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपकी कुछ व्यक्तिगत संबंध होते हैं तो आप छप भी जाते हैं, लेकिन छपना मानक नहीं कि आप व्यंग्यकार हो गए। बिल्कुल ठीक बात। भी लिखिए, हो सकता हो कि आपको एक मौका मिल जाए, लेकिन आगे तभी जा पाएंगे जब आप अपने साथ, अपने लेखन के साथ न्याय करेंगे। और ये न्याय नहीं होगा कि आप कह रहे मेरा तो जुनून है और मेरा तो धर्म है और मैं तो विसंगति से लड़ने के लिए मैं ये कर सकता हूँ। आप व्यंग को एक वो हथियार मानिए जिसका इस्तेमाल तभी करना है जब आपको वो हथियार थामने की शक्ति आपके अंदर हो, उस हथियार थामने का कौशल आपके अंदर हो। जी। और
सिर्फ व्यंग का हथियार थाम लेने से, व्यंग के क्षेत्र में कूद आने से आप योद्धा नहीं बन जाते। ठीक बात। आपको रणनीति आनी चाहिए, आपको हथियार चलाने का कौशल आना चाहिए, सही समय पर कैसा वार करना चाहिए ये आना चाहिए, तब आप व्यंग के क्षेत्र में उतरिए। और निश्चित रूप से आपका स्वागत है। अच्छा लिखिए तो आप लोग जाएंगे ही जाएंगे। समय ऐसा एक छलनी होती है जो बुरे लोगों को अलग कर देता है और अच्छे लोगों को आगे ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अनुस्वार मंच को समय दिया। आपकी बातों से बहुत सारी नई चीजें पता चली और आपके जो कुछ विचार हैं वो बिल्कुल यूनिक हैं और मुझे लगता है कि इससे व्यंग के क्षेत्र में आपके द्वारा जो प्रतिपादन किया जा रहा है या जो रचना की जा रही है वो बहुमुखी होगी और लोगों को पसंद आएगी। तो यही कहेंगे कि एक व्यंग्यकार के रूप में आप यशस्वी हों। धन्यवाद संजीव जी आपका। और एक प्रकाशक के रूप में, एक साहित्य के एक क्या कह सकते हैं, साहित्य प्रणेता के रूप में आपने जो काम किया है वो निस्संदेह बहुत ही अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं आपके प्रकाशन के साथ में है, आपके साथ में है कि आप इस तरीके से ही साहित्य को आगे ले जाने के काम कर रहे हैं। आप सब लोग सहयोग देते रहोगे और हमें चलाते रहोगे तो चलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सहयोग आपके साथ है और संदेह साहित्य की जीत होगी। थैंक यू, धन्यवाद।